गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता हो कि इस समय चल रहा है एमए का एमए थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी। ठीक है, तो देखिए सेकंड पेपर ये है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, ये राजन का श्योर सीरीज है। तो देखिए यहाँ पर एमए का है, जो कि सब्जेक्ट का नाम है इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, जो कि सेकंड पेपर है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर इसके हैं सिलेबस। सिलेबस आप लोग ने देखा होगा, यहाँ पे सिर्फ लाया गया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और आपने देखा होगा, पहले पैटर्न समझ लिया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट टाइप, फिर लॉन्ग टाइप। तो इसमें हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लाए हैं, तो जो 50 वर्ड में आपको लिखने हैं, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि औद्योगिक समाज का क्या महत्व है, तो अगर महत्व है तो उसके अर्थ के बारे में भी बोल रहा है, तो आप उसको लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब ये क्वेश्चन उससे मैच नहीं करेगा, कर लेगा। औद्योगिक समाज शहरीकरण को वांछनीय बनाता है आंशिक रूप से, ताकि श्रमिक उत्पादन केंद्रों के करीब हो सके और सेवा उद्योग श्रमिकों और उनसे आर्थिक रूप से लाभान्वित होने वाले लोगों को उत्पादन लाभ के एक हिस्से के बदले में प्रदान श्रम प्रदान कर सके, जिससे वे सामान खरीद सके। ठीक है, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो औद्योगिक समाजशास्त्र उन विधियों को परिभाषित करता है जिनका उपयोग वैज्ञानिक पैटर्न और परिवर्तनों के लिए किया जा सकता है। औद्योगिक नियोजन, यह युग सर्वत्र नियोजन का युग है। प्रत्येक व्यक्ति जो उपलब्ध संसाधनों के न्यूनतम उपयोग के लिए योजना बनाने के बारे में है। बिना योजना के औद्योगिक प्रगति संभव नहीं है। मतलब अगर कोई प्लान नहीं किया जाएगा तो कोई भी औद्योगिक प्रगति कैसे करेगा। इंडस्ट्री अगर कोई लगा रहा है तो उसके लिए प्लानिंग तो होना चाहिए ना, तो उसी के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना प्रणाली को समझाइए, मतलब कारखाना सिस्टम को। तो देखिए, फैक्ट्री सिस्टम औद्योगिक क्रांति के दौरान शुरू किए गए उत्पादों को बनाने का एक नया तरीका था। देखिए, आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 1800 1881 में जो कारखाना अधिनियम बनाया गया था रिपन के द्वारा, बहुत सारे कारखाना, उसमें कारखाना अधिनियम में महिलाओं को, बच्चों के लिए अलग अलग से कानून बनाया गया था। ठीक है, और कुछ समय संशोधन किया गया था। तो उसी में देखिए कुछ सिस्टम बनाया गया था, जिसमें बताया गया था कि कारखाना प्रणाली में संचालित मशीनरी, श्रम का विभाजन, अकुशल श्रमिकों और बड़े पैमाने पर उत्पादों के उत्पादन के लिए एक केंद्रीकृत कार्यस्थल का उपयोग किया जाता था। तो बस इसमें तो ये सोशियोलॉजी है, तो इसमें तो इतना ही लिखना है। और देखिए, बहुत ज़्यादा पन्ना भरने की जरूरत नहीं है, बस आपको जितना ज़्यादा कम से कम में लिख दीजिए, अच्छा वर्ड लिखिए बस। उसके बाद कारखाना प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है। तो देखिए, फैक्ट्री प्रणाली का मुख्य लाभ यह था कि यह कंपनी के लिए कम खर्चीली थी और श्रमिकों को अधिक कुशल बनाती थी। श्रमिक फैक्ट्री प्रबंधकों की सीधी निगरानी में थे और इसलिए उनके उत्पादन पर बारीकी से नज़र रखी जा सकती थी। कई श्रमिकों द्वारा साझा किए जाने पर सामग्रियों का अधिक कुशलता से उपयोग किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कारखाना प्रणाली के निर्माण के कारण क्या हुआ। तो केंद्रीकृत कार्यस्थल, व्यक्तिगत श्रमिकों को अपने घरों और कार्यशालाओं में फैलाने के बजाय कारखाना एक बड़ा केंद्रीय स्थान था, जहां कई कर्मचारी उत्पाद बनाने के लिए एक साथ आते थे। कारखाने आवश्यक थे क्योंकि मशीनरी महंगी थी, बड़ी थी, बिजली की आवश्यकता थी और कई श्रमिकों द्वारा संचालित की जाती थी। मतलब बड़े बड़े मशीनों को, पहले जैसे पहले कंप्यूटर बना था, कितना बड़ा था, एक घर का कंप्यूटर होता था। अब तो आपके हाथ में है कंप्यूटर, मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 6, कारखाना प्रणाली के फायदे और नुकसान क्या है। तो देखिए, फैक्ट्री प्रणाली में घरेलू प्रणाली की तुलना में अधिक लाभ थे। काम तेज, सस्ता, अधिक कुशल था और कृषि श्रमिकों की तुलना में अधिक भुगतान मिलता था। लेकिन समान मात्रा में नुकसान भी हुए, जैसे गंभीर चोटें, सख्त अनुशासन, लंबी थकान देने वाली शिफ्ट और कम आज़ादी। तो ये उसके लाभ और हानि है। उद्योगों या कारखानों के क्या फायदे हैं। देखिए, उद्योग और कारखाने के क्या फायदे हैं। उद्योग के लाभ यहाँ पे हेडिंग डालिए और लिखिए, औद्योगिक विकास से उत्पादन के साधनों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। मशीनों और विशेषज्ञता के उपयोग से श्रम की उत्पादकता बढ़ती है। मशीनों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन करके प्रति इकाई लागत को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, औद्योगिकरण किसे कहते हैं और इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अगर इसको आप याद किए रहेंगे अच्छे से तो बहुत सारे क्वेश्चन लिख लेंगे। जैसे कि औद्योगिकरण उत्पादन की एक प्रक्रिया है जिसका विकास धीरे धीरे होता है
औद्योगिकरण के कारण राष्ट्र में नए नए उद्योगों की स्थापना तीव्र गति से होती है। औद्योगिकरण मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है और औद्योगिकरण में मशीनों का संचालन कोयला, खनिज तेल अथवा विद्युत शक्ति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये इसके हैं मानव के जीवन में प्रभाव पड़ा है। मशीनों का जाने से उनको कुछ काम में कमी हो गया, लेकिन काम जल्दी जल्दी होने लगा। अब देखिए, अब इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 से क्वेश्चन पूछेगा, औपचारिक संगठन क्या है। तो आपको जहाँ क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें यूनिट 2 नहीं छापना है, यूनिट नहीं देखना है, बस खाली जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन को सिलेक्ट करिए और आंसर लिखिए। अब औपचारिक संगठन के बारे में है, औपचारिक संगठन क्या होता है। तो इस प्रकार की संरचना को औपचारिक संगठनात्मक संरचना के रूप में जाना जाता है। औपचारिक संगठनात्मक संरचना स्पष्ट रूप से प्रत्येक व्यक्ति को सौंपी गई जिम्मेदारी, श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध और संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के पदनाम द्वारा किए कार्य करने का मंत्र देती है। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी में कोई सुपरवाइजर का काम है, तो उसको सुपरवाइजर हर सबको देखता रहता है, देख रेख करेगा और कैसे काम कर रहा है, सब पर नियंत्रण रखेगा, बताएगा। और किसी में कोई मार्केटिंग का काम करेगा तो उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, तो उसी को बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अनौपचारिक संगठन से क्या अभिप्राय है। अनौपचारिक देखिए, तो अनौपचारिक संगठन एक ऐसा संगठन है जो किसी भी औपचारिक प्राधिकार द्वारा स्थापित नहीं होता, लेकिन यह लोगों के व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। औपचारिक संगठन व्यक्तिगत दृष्टिकोण, भावनाओं, पूर्वाग्रहों, पसंद नापसंद आदि के आधार पर संगठन में लोगों के बीच संबंधों का उल्लेख करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। औपचारिक संगठन का उद्देश्य क्या है। अभी अनौपचारिक था, अब औपचारिक आ गया। औपचारिक, तो औपचारिक संगठन उन व्यक्तियों के सामूहिक कार्य के माध्यम से कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो इसके सदस्य हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य एकीकृत और कुशल तरीके से किया जाता है। श्रम विभाजन और शक्ति और अधिकार के पदानुक्रम पर भरोसा करते हैं। नेक्स्ट है औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र क्या है। तो देखिए दोनों के बारे में देख लीजिए। औपचारिक क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर, औपचारिक क्षेत्र में नियोक्ता और नियुक्ति यानी कर्मचारी के बीच एक औपचारिक अनुबंध होता है, जहां पूर्व निर्धारित कार्य शर्तें होती हैं। इस क्षेत्र में एक ही वातावरण में काम करने वाले लोगों का संगठित समूह शामिल होता है और वे कानूनी एवं सामाजिक रूप से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, औपचारिक संगठन का उदाहरण क्या। देखिए बहुत ज़्यादा औपचारिक और अनौपचारिक का आ रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो औपचारिक और अनौपचारिक को ध्यान से पढ़िए, वो 2-3 बार इसको पढ़िए, रिवीजन करिए। औपचारिक संगठन का अर्थ देख लीजिए, तो एक बार में इसको समझ लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। संगठन के 2 रूप पाए जाते हैं, एक को औपचारिक और दूसरे को अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। औपचारिक संगठन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सोच विचार कर बनाया गया संगठन होता है। अन्य शब्दों में औपचारिक संगठन में कुछ स्पष्ट तथा लिखित सिद्धांत पाए जाते हैं, जैसे कि पद सोपान नियंत्रण का क्षेत्र आदि। अब अनौपचारिक देख लीजिए, तो अनौपचारिक में होता है अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं। इनका निर्माण निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन का पूरक होता है। इसका विकास आपसी संबंधों, रीति रिवाजों और सामूहिक समूहों के द्वारा होता है। इसके नियम एवं पद्धति अलिखित होती हैं अनौपचारिक के। ठीक है, जो लेकिन औपचारिक होती है वह बहुत ही शेड्यूल में चलती हैं, लिखित रहती हैं, उसको एकदम रीति रिवाज परंपरा के हिसाब से माना जाता है पूरा। औपचारिक संगठन के क्या लाभ है, देखिए क्या लाभ है। तो स्थिरता और प्रभावशीलता। एक औपचारिक संगठन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक स्थिरता और प्रभावशीलता प्रदान करता है। यह कर्मचारियों के बीच सहयोग, समन्वय और आम सहमति को बढ़ावा देता है। संगठन अपनी पूरी संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मशीन की तरह काम करता है। तो अब देखिए, अब है यूनिट 3 से क्वेश्चन पूछेगा। तो यूनिट 3 से क्वेश्चन में पहला है औद्योगिक नौकरशाही क्या है। देखिए नौकरशाही में अभी हम लोग बड़े वाले में भी पढ़ा जाएगा नौकरशाही के बारे में, तो इसको ध्यान से देखिए। औद्योगिक समाजशास्त्र नौकरशाही को उसी तरह परिभाषित करता है जिस तरह समाजशास्त्र नौकरशाही को परिभाषित करता है। उस संस्था के कार्यों को लागू करने के साथ अनिर्वाचित आधिकारिक कार्यों का एक निकाय
जहां वे कार्यरत हैं, जिसमें नियमों का पालन सुनिश्चित करना और अनुपालन के आवश्यक दस्तावेज सुनिश्चित करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में है, नौकरशाही की मुख्य विशेषताएं बताइए। नौकरशाही के बारे में जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नौकरशाही की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि एक स्पष्ट पदानुक्रम, विशेषज्ञता, श्रम का विभाजन और औपचारिक नियमों का एक सेट या मानक संचालन प्रक्रियाएं। अमेरिका की नौकरशाही सरकार को सुचारू रूप से चलाने में मदद करने के लिए 3 प्राथमिक कार्य करती हैं। यह निर्वाचित अधिकारियों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करता है। नौकरशाही नौकरशाही का महत्व देखिए, अब महत्व क्या है। तो नौकरशाही संगठनों को सुचारू और कुशलतापूर्वक चलाने में मदद कर सकती है। यह बड़े संगठनों को प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और प्रणालियों और प्रक्रियाओं में व्यवस्था लाने की अनुमति देता है। अब प्रबंधन आसान हो जाता है और प्रक्रियाएं कम अराजक हो जाती हैं। नौकरशाही में स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं के साथ श्रम विभाजन शामिल होता है। देखिए, अब यहाँ पे खत्म हो गया नौकरशाही, लेकिन नौकरशाही को आप शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। जैसे कि अब कोई एक सरकारी नौकरी में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई आईएएस है, पीसीएस है, जज है और उसके नीचे है जो पुलिस में काम कर रहे हैं, तो ये लोग क्या है, नौकरशाही, मतलब कि एक नौकर के रूप में शाही जिंदगी जी रहे हैं और सबको नियंत्रण कर रहे हैं एक तरफ से, ठीक है। जैसे कि इस सेंटर में पीएम होता है और स्टेट में सीएम होता है, तो वैसे ही डिस्ट्रिक्ट में डीएम होता है। तो डीएम जैसे सबको एक नियंत्रण करता है, एसपी जब सबके ऊपर एक नियंत्रण करता है, ठीक है, तो एक नौकरशाही है। इसी ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही उसको समझेंगे, ठीक है। औद्योगिक युक्तिकरण क्या है? औद्योगिक युक्तिकरण का अर्थ है आर्थिक दक्षता प्राप्त करने या संयंत्र बंद होने के परिणाम स्वरूप आपूर्ति में अनुमानित कमी का जवाब देने के उद्देश्य से एक पार्टी के उत्पादन के गणना स्तर के सभी या एक हिस्से को दूसरे पक्ष में हस्तांतरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक विवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक विवाद वे विवाद है जो औद्योगिक संबंधों में कोई असहमति हो जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। औद्योगिक संबंध से नियोजक और कर्मचारियों के बीच तथा नियोजकों के बीच परस्पर संवादों के कई पहलू जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विवादों का निवारण क्या है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेड यूनियन के प्रति अपना समर्थन बढ़ाया ताकि एक व्यक्तिगत विवाद को एक औद्योगिक विवाद के रूप में माना जा सके और उसका निपटारा किया जा सके। सामूहिक विवाद वे विवाद होते हैं जिनमें उन कर्मचारियों का समूह शामिल होता है जिनके अधिकारों और हितों का नियोक्ता द्वारा उल्लंघन किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद से संबंधित कौन से तत्व हैं? औद्योगिक विवाद 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत विवाद और सामूहिक विवाद। व्यक्तिगत विवादों में बहाली, गलत समाप्ति के लिए मुआवजा और संपत्ति के लिए होगा आदि जैसे विवाद हो सकते हैं। वेतन, बोनस, लाभ साझा करने के काम के घंटे आदि से संबंधित विवाद हैं। यूनिट 4 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ट्रेड यूनियन से क्या समझते हैं? ट्रेड यूनियन है, ठीक है। एक ट्रेड यूनियन सामूहिक रूप से सौदेबाजी के माध्यम से अपने पारस्परिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने वाले श्रमिकों का एक संगठन है। इसका गठन अपने सदस्यों के सामूहिक और आर्थिक हित को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्रेड यूनियन के अधिकार क्या हैं? ट्रेड यूनियन के अधिकार, नाम बदलने का अधिकार, समामेलन, एमलगामेशन और विघटन यानी कि डिसोल्यूशन का अधिकार। एक ट्रेड यूनियन को टीयू अधिनियम की धारा 23, देखिए धारा याद रखिए, धारा 23 के तहत अपना नाम बदलने का अधिकार है। इसके साथ ट्रेड यूनियन धारा 24 के तहत किसी अन्य यूनियन के साथ भी समामेलन कर सकता है और धारा 27 के तहत यह अपने विघटन के लिए भी आवेदन दायर कर सकता है। देखिए, अगर क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप धारा का उपयोग करेंगे तो अच्छा नंबर मिलने की संभावना होती है। तो अधिनियम धारा 23 जो है नाम बदलने का अधिकार है और 24 में क्या है, अन्य यूनियन के साथ समावेदन करने का, और 27 में है कि विघटन करने का है। 23, 24, 27 कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है। चलिए, ट्रेड यूनियन क्यों महत्वपूर्ण है? तो ट्रेड यूनियनों ने उन कानूनों के लिए लड़ाई लड़ी है जो श्रमिकों को अधिकार देते हैं। न्यूनतम वेतन, अधिकतम कार्य समय,
सवेतन छुट्टियां, समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन और साथ ही भेदभाव विरोधी कानून। यह ट्रेड यूनियन आंदोलन है जो हमारी टूटी हुई आर्थिक व्यवस्था के भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ लड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामूहिक सौदेबाजी के क्या लाभ हैं? सामूहिक सौदेबाजी से उत्पन्न समझौते पक्षकारों के अतिरिक्त उन पर भी लागू और बाध्यकारी होते हैं जो उसके पक्षकार नहीं हैं। सामूहिक सौदेबाजी के सफल होने पर औद्योगिक शांति रहती है और पारस्परिक सामंजस्य बढ़ता है तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। इसमें कर्मकारों का हित सर्वोपरि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, सामूहिक सौदेबाजी क्या है और इसके चरण क्या हैं? सामूहिक सौदेबाजी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संघ और नियोक्ता प्रस्ताव का आदान प्रदान करते हैं, विचार साझा करते हैं, समस्याओं को पारस्परिक रूप से हल करते हैं और एक लिखित समझौते पर पहुंचते हैं। अधिकांश बार सौदेबाजी तब होती है जब कोई मौजूदा अनुबंध समाप्त होने वाला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे आंसर है, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से समाज में कार्यकर्ता की स्थिति बढ़ जाती है, उन्हें समाज का एक सम्मानित सदस्य माना जाता है, उत्पादन से होने वाले लाभ में वह भागीदार है। यह औद्योगिक सद्भाव और औद्योगिक विवादों को कम करने वाली शांति के माध्यम से परिलक्षित होता है। ठीक है, तो देखिए ये कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, तो इसके बाद अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल में ओपन करिए और उसमें ढूंढिए, उसी में मिलेगा आपको। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप इसके बाद क्वेश्चन आएगा, इसको आप देखिए। और किताब पढ़ने से अच्छा, अगर आप किताब पढ़ते हैं तो ठीक है, और नहीं पढ़ते हैं तो वीडियो से रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ही आपको याद भी होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल का नाम है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही हम लोग वीडियो बनाते हैं, जब भी एग्ज़ाम आता है तो इसके लिए बनाते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा ये। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।